स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुने तभी समझ में आएगी। रेवती ने जबरदस्ती आंखें खोली। वह और सोना चाहती थी, परंतु वार्ड के बाहर चहल पहल बढ़ गई थी जो उसकी नींद में बाधा डाल रही थी। वैसे भी हॉस्पिटल में किसको नींद आती है। रेवती ने मोबाइल फोन ऑन करके देखा। अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे थे। भोर में 4 बजे के बाद ही उसकी आंख लग पाई थी। उसने अपनी बगल में देखा, नवजात शिशु चैन से सोया था। 2 नन्ही नन्ही पलकें इस तरह मुंदी थी जैसे किसी चित्रकार ने ब्रश घुमा दिया हो। एक स्मित रेखा उसके होठों पर खिंच गई। कुछ घंटे भर पहले कितना रो रहा था। पूरी रात खड़ी रहकर उसे बाहों के झूले में झुलाती रही थी। रेवती की पलकें झपक जाती थी, लेकिन इन महाशय की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लगता था कि इसे पता ही नहीं कि आंखें बंद भी करते हैं। और अब देखो, पलकें मूंद कर ऐसे सोए हैं जनाब जैसे ये पलकें कभी खुलेंगी ही नहीं। रेवती मुग्ध भाव से एकटक शिशु को निहारे जा रही थी। रेवती ने बगल की खाट पर देखा, रेशमा भी शांत पड़ी थी, बिल्कुल अपने नवजात शिशु की तरह। वाह, मुझे जगाकर माँ बेटे चैन की बंसी बजा रहे हैं। रेवती की आवाज में शिकायत नहीं, एक प्यार भरा उल्हाना था। जाने कितने पल बीत गए, रेवती की आंखें शिशु से हट ही नहीं रही थी। कितना भोला, मासूम और निश्चल लग रहा है। रेवती ने होले से बच्चे के गालों को अपने गालों से सहलाया। उसे ऐसा लगा जैसे इस निर्दोष बालक के स्पर्श से उसका तन मन शांत हो गया हो, मन के विकार नष्ट हो गए हों। वह इस अनुभूति को जीती रही। शिशु कुनमुनाया। रेवती ने उसे हाथों से हल्की हल्की थपकी दी। बच्चा फिर शांत हो गया। ओस की बूंद की तरह एकदम निर्दोष है। काश दुनिया की मैल इसके मन को कभी न छू पाए। बड़ा होकर यह भी एक आदर्श पुरुष बने। रेवती आंखें बंद कर प्रार्थना करते हुए बुदबुदाई। तभी रेशमा ने करवट ली। हिलते ही दर्द से उसकी आंखें खुल गई। रेशमा कहाँ सो पाई थी रात भर। एक तो उसका सिजेरियन हुआ था, ऊपर से रात भर बच्चा रो रहा था। यह तो रेवती थी जो बिना धैर्य खोए रात भर जच्चा बच्चा को संभालती रही। रेवती को जगी देखकर रेशमा मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग रेवती कहते हुए उसकी आवाज में दर्द के साथ धन्यवाद भी मिला हुआ था। वेरी गुड मॉर्निंग रेशमा, माँ बनने की पहली सुबह मुबारक हो। रेवती ने बड़ी गर्मजोशी से शुभकामनाएं दी। रेशमा ने एक लंबी मुस्कान से उसे थैंक यू सो मच कहा। रेशमा की नजरें अपने नवजात शिशु पर ही जमी थीं। आंखों ही आंखों से वह उसे दुलार रही थी। रेवती ने बच्चे को अपने बेड से उठाकर रेशमा की बगल में सुला दिया। लो अपनी अमानत। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जनाब सोएंगे अब। आखिर मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। इस मामले में मैं भी तुमसे अभी सीनियर हूँ और अपनी सीनियरिटी दिखा ही दी। यस मैम, यू आर। रेशमा ने बड़े अदब से सिर झुकाया। इस पर दोनों सहेलियां खिलखिला पड़ी, मगर दूसरे ही पल उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, कहीं उनकी शैतानी से नन्हा शिशु जग न जाए। रेवती को चाय की तलब हो रही थी। फ्रेश होने के लिए चाय से अच्छी चीज और क्या हो सकती थी। उसने रेशमा को बताया कि 7 बजे नर्स आएगी स्पंज देने के लिए। तब तक रेशमा सो जाए तो अच्छा रहेगा। और अब वह चाय पीने के लिए बाहर जा रही है। रेशमा सोने लगी। वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर रेवती कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर पार करके गेट से निकलकर अब वह अस्पताल के बाहर थी। रेवती ने यहाँ वहाँ देखा, एक भी चाय की टपरी खुली नजर नहीं आई। वह कुछ कदम चलकर फुटपाथ पर आ गई। देखा तो सामने वाले फुटपाथ पर एक टपरी खुली। 2-3 ग्राहक खड़े थे। रेवती ने एक स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगी। फुटपाथ पर जहाँ वह खड़ी थी वहां से अस्पताल की पूरी इमारत नजर आ रही थी। यह एक बड़ा समय था, अस्पताल था। इस समय पूरा फुटपाथ किसी उजड़े चमन की तरह दिख रहा था। कितना खाली खाली और गंदा भी, वरना दिन भर कितनी चहल पहल रहती है। पूरे फुटपाथ पर स्टॉल लगे रहते हैं।
स्वीपर जब आएगा तब आएगा। मगर फुटपाथ अभी काफी गंदा था। मैडम, आपकी चाय। चाय वाले ने आकर रेवती की एकाग्रता भंग कर दी। फुटपाथ की सफाई का मुआयना अधूरा ही रह गया। रेवती ने गरम गरम चाय होठों से लगाई। वाह, क्या सॉलिड चाय है, मजा आ गया। उसने मन ही मन चाय की तारीफ की। रेवती एक स्कूल में टीचर है और चाय पीने की शौकीन। जब भी कोई उससे चाय पीने के लिए पूछता तो वह कभी ना नहीं कहती। वह मानती है कि टीचरों को चाय पीने का कर्म सिद्ध अधिकार है। वह टीचर शब्द की व्याख्या इस तरह करती है, टी चर, यानी टी को चरने वाला। फिर खुद ही अपने जोक पर हंस देती है। सिर्फ एक जोक ही नहीं, चाय पिलाने वाले को धन्यवाद भी देती है। खुश मिजाज रेवती की संगत हर किसी को भली लगती है। वह खुद भी कितनी भली है, हर किसी की भरसक सहायता के लिए तत्पर रहती है। आज भी वह पूरी रात खराब करके अपनी टीचर सहेली रेशमा की मदद के लिए अस्पताल में रुकी रही। रेशमा की यह पहली डिलीवरी है। रेवती और रेशमा में अच्छी जमती है। रेवती ने पहले ही रेशमा से कह दिया था कि अगर रात में रुकने की जरूरत पड़ी तो वह बेहिचक रुक सकती है, क्योंकि उसके पति शेखर रात में आसानी से बच्चों को संभाल सकते हैं। फिर सुबह होते ही वह घर चली जाएगी। वैसे भी उसके पति उसे बहुत कोऑपरेट करते हैं। इस मामले में वह खुद को किस्मत वाली मानती है। पत्नी को प्यार तो ऐसे किया जाता है जैसे शेखर रेवती को करता है। शेखर कितना सभ्य है, कितना सुसंस्कारी है। कभी कभी तो रेवती को ऐसा लगता है कि कहीं शेखर उसके अंदर के पुरुष अंश का विस्तार तो नहीं। शेखर का ध्यान आते ही रेवती का चेहरा भोर के कमल की तरह खिल उठा। उसने चाय की अगली चुस्की ली। इस बार तो चाय में जैसे सुरूर आ गया। शादी के बाद 10 सालों में रेवती इतनी शेखर में हो चुकी है कि उसे लगता है कि अगर उसका जन्म नारी के रूप में न होकर एक पुरुष के रूप में होता तो वह बिल्कुल शेखर की तरह ही होती। रेवती को बड़ा भला लग रहा था। इस समय शेखर को याद करके वह थोड़ा और सुकून से शेखर के बारे में सोचना चाहती थी। अगर जरा बैठने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। रेवती ने दाएं बाएं नजर घुमाई। दाईं और फलांग की दूरी पर उसे पत्थर की एक गुलाबी बेंच दिखाई दी। वह उस तरफ बढ़ चली। बेंच पर बैठते बैठते उसने उस पर लगी नेम प्लेट को पढ़ लिया था। यह एक मशहूर चैरिटेबल ट्रस्ट था। पूरे शहर में इस ट्रस्ट के प्याऊ और बेंचेस लगी हैं। आज उसने मन ही मन उस ट्रस्ट वालों को धन्यवाद दिया। अब रेवती इत्मीनान से अपने प्रिय पति के बारे में सोच सकती थी और वह सोचने भी लगी शेखर के बारे में। रेवती सोच रही थी, काश हर पुरुष में थोड़ी दया और करुणा होती। इतना सारा सोचते सोचते रेवती की चाय खत्म हो गई। सोचों में गुम रेवती चाय का पूरा लुत्फ नहीं उठा पाई। एक चाय और मिल जाए तो मजा आ जाए। रियली? तो फिर तुझे रोका किसने है? रेवती के मन ने उसे टोका। वेरी गुड, मैं एक और चाय का ऑर्डर करती हूँ। रेवती ने चाय की टपरी की और देखा कि उसे वहां उठकर ना जाना पड़े, बैठे बैठे ही चाय मिल जाए। और सच में उस समय चाय वाले की नजरें उससे मिली। रेवती ने फटाक से उंगली के इशारे से एक और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेवती की जीभ पर चाय का स्वाद बना हुआ था। स्वाद के लिए वह अपनी ही जीभ चूसने लगी, किसी चटोरी की तरह। चाय आने के इंतजार में रेवती की नजरें टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकने लगी। उसके ठीक दाईं तरफ फलांग भर की दूरी पर एक दीवार थी। यह सड़क यहीं आकर खत्म हो जाती थी। सड़क के उस पार होगा कुछ, यही सोच रही थी। मगर इधर गंदगी का ढेर लगा हुआ था। गार्बेज भरे नीले रंग के बड़े बड़े डस्टबिन खड़े थे। इतनी सुबह म्यूनिसिपालिटी का डंपर तो आता नहीं, सो गली के आवारा कुत्ते इन डिब्बों पर मुंह मार रहे थे। अस्पताल का जैविक कचरा भी वहीं फेंका जाता था, जो कुत्तों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता था। रेवती उसी तरफ देखने लगी। उफ, कितनी गंदगी है। अस्पताल वालों को ऐसे कचरे खुलेआम सड़क पर थोड़े ही फेंकने चाहिए।
ये बीमारी का घर है। इनसे वातावरण कितना प्रदूषित होता है। जाने दो, अपने को क्या। रेवती ने खुद ही पल्ला झाड़ा। तभी एक दुस्साहसी कुत्ता एक डस्टबिन पर चढ़ गया। अंदर ही अंदर उसने मुंह मारा और मुंह में कुछ दबाए कूद पड़ा। उसे देखकर 2-3 कुत्ते आ गए। छीना झपटी होने लगी। रेवती ध्यान से देखने लगी कि क्या है। रेवती ने जो देखा तो उसका मुंह बिचक गया। वे कुत्ते एक सैनिटरी पैड को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। गंदे रक्त से सने उस पैड को वे आवारा कुत्ते खोद खोद कर चूस रहे थे। रेवती को उबकाई आने लगी। उसका मुंह पनीछा गया। पिच से उसने थूक मारा। सो डिस्कस्टिंग कहते हुए उसने नजर घुमा ली। तड़ाक की आवाज के साथ मिनरल वाटर की एक बोतल कहीं से आकर उन कुत्तों पर गिरी। कुत्तों के साथ साथ रेवती की नजरें भी बोतल की दिशा में घूम गईं। फिर उसने जो देखा तो ओ माय गॉड, रेवती के मुंह से हठात निकला ओ शिट। उसने घृणा से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रेवती वहां से न आंख हटा पा रही थी, न उसे देखा ही जा रहा था। रेवती ने फिर भी देखा। वह देख रही थी कि एक नंग धड़ंग औरत खड़ी थी दीवार के कोने में। टूटे फूटे कबाड़ के बीच उसका ठिकाना था। शायद कुत्तों को बोतल उसी ने खींचकर मारी थी। रेवती विस्फारित नेत्रों से देख रही थी। ओह, घृणा की ऐसी मूरत उसने आज तक नहीं देखी थी। किसी आदिम युग की मादा लग रही थी। देह पर एक भी सूत नहीं था। गंदे बालों की जटाएं उसके स्तनों और पीठों पर बिखरी थी। उससे नीचे देखने का साहस रेवती नहीं कर पाई। पूरे बदन पर मैल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रेवती की आंखें नीची हो गईं। एक झलक में जो उसने देखा तो वह उसे फिर देखने की नजरें नहीं उठा पाई। मन में उस औरत की अस्पष्ट अर्थहीन आवाजें रेवती के कानों से होती हुई मस्तिष्क में छितराने लगी। रेवती को समझते देर न लगी कि यह महिला विक्षिप्त है, तभी तो इस तरह घूम रही है। थोड़ी सहानुभूति उभर आई उसके मन में। जी में आया कि उसे घर ले जाए, नहला धुलाकर अच्छे से कपड़े पहना दे। जरा देखूं तो बेचारी क्या कर रही है, शायद मैं कुछ कर पाऊं। इसके लिए सोचकर रेवती ने उसकी तरफ देखने के लिए हिम्मत बटोरी। इस बार रेवती ने उसे गौर से देखा, जैसे मन ही मन तोल रही है कि वह उसकी क्या और कितनी मदद कर सकती है। रेवती के मन में अपार करुणा भर आई थी। इस समय एक कुत्ता उस औरत के करीब खड़ा पूंछ हिला रहा था, जैसे दोनों में कोई मूक संभाषण चल रहा हो। अगले पल वह कुत्ता दूसरे कुत्तों की ओर मुड़ गया। उसे जाते देख वह औरत फिर बड़बड़ाई। कुत्ते से इस तरह संभाषण करते देख रेवती बारह बस हंस पड़ी। पगली कहीं की। पगली इस बार घूमी। अब तक उसका आधा बदन छिपा था, वह भी रेवती के सामने आ गया। और सामने ओ शिट, ये तो प्रेग्नेंट है। रेवती को काटो तो खून नहीं, उसने अंदाजा लगाया। 8वां महीना बीत चुका होगा। आगे की आशंका से उसका रोम रोम सिहर उठा। वह सामने देख रही थी ऐसे मार्मिक दृश्य को उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि कभी किसी पागल को ना देखा हो। बहुत तेरे देखे थे उसने पागल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, मंदिरों के आसपास, मगर इतनी बुरी हालत में कोई पगली नहीं देखी। रेवती ने फिर उस पगली की तरफ देखा। 2-4 कुत्ते इसके इर्द गिर्द खड़े थे, जैसे वह भी उन्हीं के बीच की हो। रेवती उसकी मानसिक दशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी, मगर पगली के भावों को नहीं पकड़ पाई। बेचारी पर मुसीबतों का ऐसा कौन सा पहाड़ गिर पड़ा होगा जो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रेवती खुद से ही बोली, और ऐसा क्या अनर्थ हुआ होगा कि इसे अपने औरत होने का एहसास भी नहीं बचा, जो ये नंगी फिर रही है। एक औरत कितनी भी बेबस हो जाए, पर वह अपनी लाज कपड़ों से ढकना नहीं भूलती।
हे भगवान, क्या तुम भी इसकी लाज नहीं बचा पाए? उसने आसमान की और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दुख से रेवती की आंखें छलछला आईं। वह पगली भी अब कुत्तों से घिरी थी। ऐसा लग रहा था कुत्ते उससे परिचित थे और जैसे उस पगली को भी अपने होने न होने का कोई होश नहीं था। ऐसी भी क्या मानसिक बीमारी जो तन मन की सुध न रहे। इसे देखकर ऐसा भ्रम हो रहा है जैसे किसी को जीवन से विरक्ति हो गई हो और जिसने मोह माया एवं जीवन की सभी सुविधाओं का त्याग कर दिया हो। रेवती को भ्रम हो रहा था कि जैसे मोह माया से परे कोई दिगंबरा हो जो मानव और जानवर का भेद मिटाकर इन कुत्तों के साथ घूम रही है। रेवती सोच रही थी जिसे अपनों ने छोड़ दिया है, जानवर आज उसके अपने हो गए हैं। यह सोच के कभी कभी इंसान जानवरों से भी गए गुजरे हो जाते हैं। इस पगली का क्या कोई भी नहीं? कभी तो इसका अपना परिवार होगा। और देखो आज ये बेचारी विक्षिप्त अवस्था में दरबदर हो गई है। बेचारी रेवती को उस पगली के घर वालों पर गुस्सा आया। उनसे बड़ा बेरहम कौन होगा जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक विक्षिप्त और बेबस औरत इस दुनिया में कैसे जी पाएगी। इंसान के भेष में घूमने वाले भेड़िए क्या इस पगली को यूं ही छोड़ देंगे? सोचते सोचते रेवती आक्रोश से भर उठी। जब वे दरिंदे उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे होंगे तो इस बिचारी को बचाने कोई ना आया होगा। क्या बीती होगी इस पर? उन कुत्तों की तरह उस दिन ही या कई बार इसे सैनिटरी पैड की तरह नोच नोच खाया होगा। उन आवारा कुत्तों ने। रेवती का मुंह फिर पनीछा गया। उसने पिच से फिर थूक दिया। म्युनिसिपालिटी वाले आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाते हैं, उनकी नसबंदी करते छोड़ देते हैं। तो क्या म्युनिसिपालिटी वाले इन आवारा कुत्तों की नसबंदी नहीं कर सकते जो समाज में गंदगी फैलाते हैं? रेवती के मन में कई सवाल कुलबुलाने लगे। जैसे क्या पुलिस वालों की नज़र इस पर नहीं पड़ी होगी? क्या इन्होंने किसी मानसिक अस्पताल में ले जाने की तकलीफ नहीं उठाई? शहर भर में तो इतनी सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, क्या किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी होगी? तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। वह चौंक उठी। चाय वाला लड़का था जो उसकी दूसरी चाय ले आया था। रेवती चाय हाथ में लिए बैठी रही। उसका जी खराब हो रहा था। इस समय उससे चाय भी नहीं पी गई। उसने बगल में चाय ढरका दी। उठ खड़ी हुई, कपड़े झाड़ती हुई, जैसे कोई अनदेखी गंदगी की परत पर चढ़ गई हो उस पर। वह घर की तरफ बढ़ चली। अस्पताल पीछे छूट गया। रेवती वापस अस्पताल नहीं जा पाई। उसे लगा जैसे उस पर गंदगी की छाया पड़ गई हो और रेवती किसी हाल में नहीं चाहती थी कि इस गंदगी की छूत रेशमा के मासूम और निष्पाप शिशु को लगे। शाम होने को थी। रेवती ने रोज की तरह अपने सारे काम निपटा लिए। बीच में एक बार फोन पर रेशमा और बेबी का हाल भी जान लिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी रेवती को कुछ कचोट रहा था। क्या वह समझ नहीं पा रही थी। 6 बज चुके थे। गैस पर चढ़ी चाय खदक रही थी और फिजा में चाय की खुशबू लहरा रही थी। चाय की खुशबू से ही रेवती को नशा होने लगता था। फिर आज ऐसा क्यों नहीं? चाय पीने बैठी। चाय रोज जैसी ही बनी थी, पर वह स्वाद नहीं आ रहा था। उसकी जीभ का स्वाद खो गया है या फिर मन कहीं खोया हुआ है। रेवती समझ नहीं पा रही थी। उसके मन पर क्या आकर बैठ गया है। चाय की चुस्कियों के साथ कुछ तो तैरने लगता था उसके मन में। आज दिन भर में 5 बार चाय पी और हर बार ऐसा ही हुआ। अब तो उसे अपने मन से ही पूछना पड़ेगा। हाँ तो रेवती बता। उसने अपने अंतर्मन में झांका, पर कोई हलचल नहीं हुई। मन को खोद कर देखा, पर कोई हरकत नहीं हुई। अब क्या करें? जरूर कोई गलती हुई है उससे, तभी तो मन उससे रूठा हुआ है। कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने दिन भर की घटनाओं को रिवाइंड करना शुरू किया। शायद कोई सूत्र हाथ लगे मन की नाराजगी का। 1 सेकंड से कम समय में
वह सुबह के दृश्य में पहुंच गई जहां पत्थर की बेंच पर बैठी वह चाय पी रही थी और सामने थी दिगंबरा आवारा कुत्तों की वजह से। और वहीं पर मन चमका, काश इसे घर ले आऊं, नहलाऊं धुलाऊं। तो इस बात पर मेरा मन नाराज है कि मैंने उसका कहा क्यों नहीं माना। चल रेवती, तेरे मन की करते हैं। मन चहका, चलो। रेवती ने अलमारी खोली। उसकी उंगलियां और दिमाग दोनों चल रहे थे। अपने बैग में जाने क्या क्या ठूंसा, फिर स्लीपर फटकारती हुई निकल पड़ी। रिक्शे में बैठे बैठे पति को फोन कर दिया। रेवती से पहले ही उसका मन वहां पहुंच चुका था। अब उसे अपने मन की करनी थी। शाम धुंधली चादर तान के खड़ी हो गई थी। रेवती आज जो करना चाहती थी उसके लिए उसे दिन के बेहया उजाले की दरकार न थी। हौसले से वह आगे बढ़ रही थी तो वहीं कहीं दूसरी ओर एक झिझक उसके कदमों से लिपट रही थी। उसे कूड़े के ढेर की और बढ़ते देख दुकानदार नजारा देखने लगे। रेवती उसे ढूंढ रही थी जो उसकी चेतना पर सिल रखकर बैठ गई थी। वह एक कोने में बैठी कुछ खोदाबीन कर रही थी। रेवती आगे बढ़ी। पगली ने हाथ झटककर चले जाने का इशारा किया मगर रेवती हिली नहीं। अपने आदेश का पालन न होता देख पगली रानी बिदक गई। आप देखा न ताप देखा। पास पड़े अपने हथियारों के जखीरे से एक पत्थर दे मारा। पक्का निशान। रेवती के माथे से खून की धार फूट पड़ी। उसकी चीख सुनकर तमाशाबीन करीब आ गए। मैडम, आप इधर काय को आया? चाय वाला लड़का उसके करीब था। रेवती ने बहते खून की परवाह न कर लड़के से मदद मांगी। रेवती आगे बढ़ती जा रही थी और तमाशा देखती भीड़ भी खून देखकर पगली सहम गई। तभी रेवती ने पलक झपकते उसे कसकर सीने से भींच लिया। भीड़ बोचक्की रह गई। रेवती ने बैग में से निकालकर एक नाइटी पहना उसे दी, फिर एक ओढ़नी उड़ा कर उसे ले गई। रेवती की करुणा ने पगली के तेवर ढीले कर दिए। वह उसका हाथ थामे अस्पताल की ओर बढ़ चली। दोनों कुत्ते सिपाही की मुस्तैदी से साथ साथ चले। उनके पीछे तमाशाबीनों का हुजूम। उन्होंने न कभी ऐसा देखा न सुना। रिसेप्शन पर पहुंचकर काफिला रुका। सिस्टर केस पेपर बनाने को तैयार नहीं थी। हाथ नचाकर बोली, ऐसा कैसा चलेगा, पहले डिपॉजिट भरने का। रेवती तैयारी से आई थी। उसने 10,000 निकाल कर रख दिए। सिस्टर बोली, 15,000 मांगता। लाचारी में रेवती ने इधर उधर देखा। भीड़ में से एक बोला, ये लो, मैं 1,000 देता हूँ। बात की बात में 15,000 पूरे हो गए। सिस्टर ने फॉर्म भर दिया। बोली, इसका रिश्तेदार का साइन मांगता कौन है? भीड़ बगले झांकने लगी। ये एक औरत जात है, ये मेरी बहन लगती है। और रेवती ने दस्तखत कर दिए। भीड़ में हर्ष छा गया। वार्ड बॉय आया और व्हील चेयर पर पेशेंट को बिठा के आगे बढ़ गया। रेवती भी पीछे लपकी। तभी एक आदमी आगे आया। बोला, सिस्टर फिक्र करने का नहीं, अपन लोग तुम्हारे साथ हैं। वो पगली आज से हम सबकी बहन है। दूसरी सभा रेशमा की खाट के सामने की खाट पर थी दिगंबरा और उसकी नवजात बच्ची। रेवती की आंखें दिगंबरा को ही देखे जा रही थीं। उसके बदन पर अस्पताल का गाउन था, एकदम सफेद कोरा। आवारा कुत्तों के वहशी पंजों के नीचे निशा नहीं दिखाई दे रहे थे उस कोरे गाउन के नीचे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और समाज से इस गंदगी को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी की भी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा ना उठाएं।